Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. सर हाँ, सर अगर हम एक डॉग के लिए क्लास बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डेटा कौन होगा और बिहेवियर क्या होगा सर? डॉग के लिए अगर आप क्लास बनाना चाहते हैं, if you want to make a class named dog, then the data related with the dog like dog color, weight, okay, color, weight, I think breed, ठीक है, ये सब उसका क्या हो जाएगा? These are the data and functionality में barking, यस सर, ईटिंग फ्लैश ये सब हो जाएगा। ईटिंग, हाँ, जो भी है, रनिंग, ये सब उसका बिहेवियर हो जाएगा। सर एक बात और सर जैसे कि कोई भी क्लास के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल मेथड्स को डिफाइन किया है और हम चाहते हैं कि एक मेथड का वैल्यू दूसरे मेथड में एक्सेस कर ले, तो ये तो हो नहीं सकता है सर कि उसका लोकल एक मेथड का वैल्यू दूसरे मेथड में नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो एक सकता। क्लास का वैल्यू किसी भी मेथड में एक्सेस किया जा सकता है। तो सर उसको अगर हमको ग्लोबल बनाना पड़ेगा, क्लास का डेटा बनाना पड़ेगा, तभी ना हम एक मेथड से दूसरे बिल्कुल मेथड बिल्कुल में जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। ठीक है, लेकिन एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर यूज किया जा सकता है, यस सर, कॉल करके। कॉल करके किया जा सकता है। और सर फंक्शन ओवरलोडिंग जो है सर, उसमें एक फंक्शन का इस्तेमाल हम डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज के लिए कर रहे हैं, तो ये तो सर हमारा उप्स ही प्रोवाइड करेगा पॉलीमॉर्फिज्म। बट अगर हम जनरल फंक्शन भी बना रहे हैं सर, तो उसको भी तो हम कर ही सकते हैं ना। तो वही तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक जनरल बनाया गया जनरल फंक्शन भी ओवरलोडिंग की तरह काम कर रहा है, और वो भी इसलिए पाइथन में पॉसिबल हो जा रहा है क्योंकि पाइथन जो है वो इम्प्लिसिट डेटा डिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है। अगर ये इम्प्लिसिट करता ना, ठीक है, तो फिर मुझे अलग अलग फंक्शंस बनाने होते। यही चीज जब आप सी प्लस प्लस और जावा में जब आप पढ़िएगा, तो फिर आपको अलग अलग डाटा टाइप के लिए सेम फंक्शन को अलग अलग बार आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वही तो सर, क्योंकि सी में जब फंक्शन बनाते थे तो उसमें तो डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है फंक्शन में। तो ये चीज आपका बदल जाता है थोड़ा सा। तो मैंने कहा था कि कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन लिखने के तरीके जो हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर होंगे, कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि पाइथन जो है वो कई लैंग्वेजेस के समावेश से बनाया गया है, जैसा कि इसके हिस्ट्री में आप लोगों को बताया गया था। यस सर। ठीक है, सी प्लस प्लस और भी कई लैंग्वेजेस इसके साथ इन्वॉल्व है, एंड दैट्स वाई सबके फीचर इसमें रखने की कोशिश की गई है, ठीक है, और यही वजह है कि इसको प्रोसीड्यूरल अप्रोच भी इसमें डाल दिया गया है, एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी अप्रोचेस को डाल दिया गया। यस। ठीक है, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे आज हम लोग कंस्ट्रक्टर हम लोग कर लिए थे, और कंस्ट्रक्टर का जो मोटो था वो भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। यस सर। तो उससे आगे निकलते हैं, और सर ओबीएस स्टूडियो सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए रहता है ना? ओबीएस स्टूडियो जो है सर, सर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए रहता है। हाँ, ओबीएस तो बहुत बढ़िया, सुनते हैं कि बढ़िया काम करता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लाइव के लिए भी। मैं तो जानता हूँ, मैं यूज नहीं किया हूँ, ठीक है, मेरा बेटा यूज करता है उसको, ओबीएस को, ओबीएस स्टूडियो को, तो उसका एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि बढ़िया है, ठीक है। तो बाकी हम करके देखेंगे तो फिर आपसे ज्यादा शेयर करेंगे। इसको रिकॉर्डिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग भी करेगा और लाइव भी कर देगा। अगर यूट्यूब फेसबुक पे लाइव जोड़ना चाहते हैं
तो इससे लिंकअप कर दीजिए, वो वहां भी लाइव कर देगा, ठीक है ना। लेकिन क्या एडवांटेजेस है, क्या ड्रॉबैक है, वो हम 100% जब तक यूज नहीं करेंगे आपके साथ नहीं ये कर सकते हैं, बट लोग यूज कर रहे हैं ओबीएस, ठीक है। यानी ओबीएस एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। यस, यूट्यूबर्स लोग बहुत यूज करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये लग रहा है तुम लोग वाला नहीं है क्या जी? हम ही लोग वाला है सर। अच्छा अच्छा, यहाँ हाँ, ओवरलोडिंग हो गया था, कंस्ट्रक्टर भी हो गया था ना। यस सर। हम्म। तो आगे डिस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ते हैं, एंड डिस्ट्रक्टर हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर। सर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए ना। क्या रिवीजन कर दें, किसका है? सर यही कंस्ट्रक्टर का और ओवरलोडिंग का। क्यों बिकॉज सर बताओगे क्यों? पिछले क्लास में एब्सेंट था सर। पिछले क्लास में एब्सेंट था? यस। तो तुम पिछले क्लास में ऐसे, इसमें जितने बच्चे हैं सब एब्सेंट करेंगे और सबके लिए रिवीजन हम करते रहेंगे? हम एक काम करेंगे, ठीक है, जो वीडियो बना हुआ है रिकॉर्डिंग वो डाल देते हैं हम यूट्यूब पे, आप वहां से पहले देख लो, तो फिर दिक्कत आ रहा है तो फिर हमसे दोबारा पूछ लो। वैसे अगर संक्षिप्त में अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे ब्रीफ में, तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। सर संक्षिप्त में ही जानना है। ठीक, तो पहले तो आपका ये हमको लग रहा है कि आप दूसरा तीसरा बार अब बोल रहे हैं। पहले तो आप क्लास बंक मत कीजिए, ठीक है, क्लास में रहा कीजिए, और रहिएगा तो आप ही को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें दो सर दो टॉपिक कल, हाँ अब सुनिए, काम की बात सुनिए, वो सब छोड़िए, ठीक है। एक टॉपिक था कंस्ट्रक्टर, और दूसरा टॉपिक था, ठीक है, आपका मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो कुछ चीज तो बना के दिखाया गया था, और कुछ चीज यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ये जो टर्म है ये रिलेटेड है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर से, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत, पॉली का मतलब होता है एक ही चीज का कई रूप, नहीं, यस सर। एक ही चीज का कई रूप। एक ही चीज के कई रूप में, जैसे प्रेमनाथ है, किसी मूवी में वो रावण का रोल कर रहा है और किसी मूवी में वो यमराज का रोल कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आदमी तो एक ही है, लेकिन उसके कैरेक्टर क्या है, अलग अलग, अलग अलग। यस। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन इस मतलब को पूरा करने में दो टर्म आता है, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग में हम जितने फॉर्मेट बनाते हैं, यानी जितने हम उसका रूप बदलते हैं, वो सारे रूप लेयरिंग में काम करते हैं। नहीं, मान लीजिए कि प्रेमनाथ को हमने पहले यमराज बनाया और बाद में उनको रावण बना दिया, ठीक है। हम भी प्रेमनाथ का एग्जांपल इसलिए बोल रहे हैं कि प्रेमनाथ की एक फिल्म थी जितेंद्र के साथ, तो वो यमराज का रोल किए थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, तो याद भी रहता है, इसीलिए ये सब एग्जांपल, ठीक है। रावण हो सकता है किसी में रावण भी किए होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन समझाने के व्यू पॉइंट्स है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या है ना, कि इसमें लेयरिंग होता है ओवरलोडिंग। लेयरिंग इन द सेंस ये होता है कि पहले वो बने यमराज और बाद में बने रावण, तो जो एक्टिव है कोई पूछे तो अभी रावण है, ठीक है। लेकिन अगर रावण का लेयर वहां से जैसे हटेगा ना, वो फिर से क्या, कौन सा लेयर पे अचीव हो जाएगा? लेयरिंग समझ रहे हैं? ये लेयरिंग का, यहाँ देखिए,
ठीक है, ये लेयरिंग के लिए बताया, यानी एक ही चीज को दो रूप में यूज किए। तो ये है, तो अभी एक्टिव ये होगा, लेकिन अगर हम इसको हटा दे तो फिर एक्टिव कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग। अमूमन जैसे ये हम बच्चों से पूछे थे कि ओवरलोडिंग क्या है, तो बच्चा सब बोल दिया ना कि सर ये दो ठो हट गया है ना, तीसरा जब आएगा तो ओवरलोडिंग। ठीक है, ये तीसरा जो आएगा ये ओवरलोडिंग। और अगर हम इसको ओवरलोडिंग को अगर हम डिक्शनरी वाइज अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो ओवर मतलब क्या हो गया, के ऊपर, ठीक है, और लोडिंग मतलब रखना। तो भैया ये पहले के ऊपर भी तो ये दूसरा रखा गया है, तो ये क्या इस कंसेप्ट को हम लोग ओवरलोडिंग नहीं फॉलो करेंगे? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, हाँ यही बात है। तो यही बात बताया भी गया था, ठीक है, कि ऐसा किया जा सकता है, और यही कंसेप्ट यहाँ पे ओवरलोडिंग का है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये कि ये दोनों चीज एक ही है। ठीक है, दोनों ड्यूज बॉल है, ये व्हाइट ड्यूज बॉल है, ये रेड ड्यूज बॉल है, सेम बनावट है, कलर का अंतर है, एक व्हाइट है एक रेड है। अभी चूंकि एक्टिव कौन है, रेड है। अभी एक्टिव कौन है, रेड रेड है। है सर। मान लीजिए एक किताब के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर आपने सिविक्स का किताब रख दिया या ज्योग्राफी का किताब रख दिया, ठीक है, तो हमें दिखेगा कौन, सर ज्योग्राफी का दिखेगा। ज्योग्राफी का। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ज्योग्राफी को हटाऊंगा तो मुझे नीचे क्या मिल जाएगा, हिस्ट्री। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, दैट दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग में का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री का किताब कहीं रखा हुआ है, ठीक है, जिस जगह पे रखा हुआ है उस जगह को हटाइए, उस जगह से उस किताब को हटाइए और उस जगह पे एक दूसरा किताब आप रख दीजिए, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मेमोरी के यूज के अकॉर्डिंग कंसेप्ट जो है वो बन गया एक ओवरलोडिंग, और दूसरा क्या बन गया, ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग अभी नहीं बताए हैं, सिर्फ ओवरलोडिंग बताए हैं। क्लियर? यस सर। ओके। इसमें ये बताए थे, अब प्रोग्रामेटिकली, ये तो समझाने के लिए था, प्रोग्रामेटिकली क्या होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो इसका दोनों टर्म का इस्तेमाल जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फंक्शन से, जिसे हम मेथड भी कहते फंक्शन हैं। से। हाँ, अगर एक फंक्शन को हम एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। क्लियर? ओके। तो यस। क्या फायदा यस सर। होगा सर, तो अगर एक क्लास के अंदर कोई फंक्शन या मेथड आप डिफाइन करेंगे, तो एक डिफाइन मेथड, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू के लिए काम करने लगेगा। मेथड एक ही होगा, लेकिन उसका काम क्या होगा, अलग अलग टाइप के वैल्यूज अलग के अलग लिए। डेटा। ठीक है, तो वन थिंग मेनी फॉर, यहाँ पे देखिए पॉलीमॉर्फिज्म के डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, ठीक है, वन थिंग मेनी फॉर लिखा है ना, वन थिंग मेनी फॉर, चीज एक यस। रूप अनेक। ठीक है, अब जैसे नाम ये अनेक। जो फंक्शन है यहाँ पे हमने लिखा सेल्फ तो सब में रखता है, लगता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा ए बी सी, ओके, किसी किसी में सेल्फ नहीं भी लगता है, आगे वो भी बता दिया जाएगा, ए बी सी, ओके। अब ये ए बी सी क्या है, तीन वेरिएबल है, तीन पैरामीटर है यहाँ पे, ओके। अब कहता है कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते समय 10 20 30 देंगे तब भी ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इम्प्लिसिट होता है। और यहाँ पे अगर 10.20 20.20 30.30 देंगे तब भी ये एबीसी काम कर जाएगा। यानी ये जो फंक्शन है ये तीन इंटीजर वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है और तीन फ्लोट वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है, ओके। इसके इसी नेचर की वजह यस। से, ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके। यहाँ पे एक ही फंक्शन यस। सारे के लिए वैलिड हो जा रहा है। अगर कोई दूसरा लैंग्वेज होता जहां पे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के बजाय एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन यानी डाटा टाइप हो जाता, तब हमें फंक्शन का नाम तो सबका एक ही रखना होता, लेकिन उसको अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आप जावा या सी प्लस प्लस में आप काम कर रहे हैं, हेलो और सर। इसी हेलो।
कौन बोला है भाई? हेलो सर, विकास है। हाँ बोलो। इम्प्लिसिट करने का मतलब क्या? इम्प्लिसिट कहने का मतलब क्या? अच्छा अच्छा, तुम पढ़ते उड़ते हो जब बताते हैं तो? यस सर। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने तरीके से किया जाता है, कभी बताए हैं? विनायक, कभी इस पे चर्चा हुई है? सर अभी नहीं तो झूठ, कुछ देर पहले नहीं सर झूठ मत बताया। बोलना, ठीक है? अगर नहीं हुई है तो स्पष्ट बोल देना कि आज तक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वर्ड हम सुना ही नहीं है। नहीं सर, क्यू बेसिक का एरे के समय बताए थे। बताए थे ना? तो बिल्कुल बताए हैं। अभी थोड़ा देर पहले भी सर आप जावा के जब पूछे थे तो फंक्शन ओवरलोडिंग तो बताए थे ये कि एक्सप्लिसिट। क्यू बेसिक में आप यूज किए थे, यस सर। और यहाँ पे इस टर्म में हम लोग कई बार इसमें बातों के जिक्र में आ रहे हैं, ठीक है? तो इम्प्लिसिट मतलब वेरिएबल के साथ डाटा टाइप नहीं होता है, जो वैल्यू आता है वही उसका टाइप होता है। और एक्सप्लिसिट का मतलब, ठीक है, वेरिएबल के साथ डाटा टाइप होता है, तो जैसा डाटा टाइप होता है वैसा ही वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, दूसरा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया जी? यस सर। ओके, ठीक है। अब जैसे अगर ये एक ही फंक्शन मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग में पाइथन में मेरा अलग अलग टाइप के लिए काम कर जा रहा है, लेकिन अगर हम जावा में लेके बढ़े ना, तो हमको इंटीजर के लिए ये, ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई सम बना रहे हैं सम के नाम से, तो हमको इंट के लिए 3 पैरामीटर लिखना होगा, इंट इंट इंट, ठीक है। अब फिर दूसरा एक फंक्शन सम ही के नाम से बनाना होगा, उसको किसके नाम से बनाना होगा? ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम सम को यूज करेंगे 10 20 और क्या 30, तो इससे कौन कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अगर हम सम लिखेंगे, ठीक, ये भी ओवरलोडिंग ही है, यस। दिस इज ऑल्सो ओवरलोडिंग, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे तो इससे कौन कॉल होगा? सेकंड वाला। सेकेंड वाला कॉल होगा, ठीक है। तो जो सी प्लस प्लस जावा में पढ़िएगा तो वहां चूंकि एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का चलन है, और टाइप लिखेंगे, टाइप के अनुसार ही वैल्यू रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। तब तो आपको फंक्शन को 2 बार लिखना होगा, लेकिन पाइथन का होता है कि मेरे पास तो इम्प्लिसिट ही है, एक्सप्लिसिट का तो चलन है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो फिर तो आपके लिए तो बेनिफिट हो गया सर, एक ही लिख देंगे, यही इंटीजर के लिए भी काम कर जाएगा और यही फ्लोट के लिए भी काम कर जाएगा, और कॉन्सेप्ट तब भी क्या होगा? ओवर लोडिंग। लोडिंग ही होगा। सर उसमें नेचर के आधार पर रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कौन सा फंक्शन का यूज करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेचर से क्या है? वैल्यू जा रहा है, जैसा वैल्यू जा रहा है उसका वैसा टाइप उस समय बन रहा है, ठीक है। जब 10 20 30 जा रहा है तो तीनों इंटीजर बन रहा है, और जब 10.20 20.20 30.30 जा रहा है तो वो तीनों क्या बन जा रहा है? फ्लोट बन जा रहा है। वैल्यू लेके सर एक फंक्शन को लेके आगे बढ़ जा रहा है, उसी पे हम्म। परफॉर्म कर। यानी द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज द डिटरमाइंड बाय द वैल्यू, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। ओके ओके, ये हो गया आपका ओवरलोडिंग। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा इसी में कुछ कुछ बताए थे, और कंस्ट्रक्टर का इंपॉर्टेंस समझाए थे, उसके लिए एक प्रोग्राम वगैरह हम किए थे, और उस प्रोग्राम में हमने इनिशियलाइजेशन की बात की कि अगर कोई क्लास के डेटा को, कोई क्लास के अंदर एक डेटा रखें, और उस डेटा को हम अगर किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करें, और उस क्लास के हम 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। विनायक तुम क्या इधर उधर हिलजुल कर रहा है? ठीक है, अब हिल डुल करना है तो कैमरा ऑफ कर लिया करो अपना। पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से मान लेते हैं कि तुम्हारे लिए दोबारा है, वो पूछा है तो दोबारा सुनो, कुछ उस पर तुम अपना विचार रखो, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई क्लास लेते हैं, उस क्लास के अंदर हम एक डेटा डिफाइन करते हैं, क्लास का डेटा,
और उसको एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं लाइक 0, ठीक। और मान लीजिए कि उसमें हम एक मेथड रखते हैं और उस मेथड में उस क्लास के डेटा को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्लास का डेटा x है और एक मेथड शो बना दिए हैं, उसमें प्रिंट x लिखते हैं। अब उस क्लास का अगर हम 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पांचों ऑब्जेक्ट से जब हम शो को कॉल करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम वैल्यू मिलेगा सर। सेम वैल्यू 0 0 0 0 0, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए x अलग होगा, मेमोरी अलग होगा, x अलग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पांचों ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलग होगा और उसका x भी क्या होगा? अलग होगा। लेकिन पांचों ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बन रहे हैं, दैट्स वाई सबके लिए इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? 0, और सबका शो उसी 0 को करेगा, ठीक। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट कहती है कि नहीं, जब हम ऑब्जेक्ट बनाए तो वो जो वेरिएबल लिए हैं उसका इनिशियलाइजेशन हो, लेकिन वो इनिशियलाइजेशन सबके लिए सेम भी हो सकता है और सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस अप्रोच को लेके आगे बढ़े तो क्या जो आप तरीका बोल रहे हैं वो कारगर होगा? तो जवाब है नहीं कारगर। जब आप क्लास के अंदर डेटा को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं तो सबके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 से इनिशियलाइज कर देंगे तो सबके लिए क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ओके। दूसरा उपाय यह है कि हम इनिशियलाइज नहीं करें, हम इनपुट करा दें, तो ठीक है, इनपुट करा के आप करा सकते हैं, सबके लिए अलग अलग x हो जाएगा, ओके। लेकिन जब आप इनपुट को कॉल कीजिएगा तब ना वो इनिशियलाइज करेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट बने और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी समय क्या हो जाए, उसका वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाए। हमें इनपुट उनपुट जैसे चीजों को कॉल करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ऐसी रिक्वायरमेंट आपको डेवलपमेंट में बहुत जगह पड़ेगी जहां पे आप वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहेंगे ताकि उससे आगे आप बढ़ सकें, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू इनिशियलाइजेशन अलग अलग हो, ठीक है। अगर हम एक होटल मान लीजिए बनाते हैं तो कोई होटल एक्स है तो वो कहेगा मेरा रूम नंबर जो है वो 101 से स्टार्ट होगा। कोई कहेगा नहीं, मेरा लकी नंबर 501 है, मैं 501 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो एक तो तरीका हुआ कि सबको कहे कि नहीं भाई 101 से ही स्टार्ट करो, ठीक है। बहुतों को आपत्ति हो जाएगा, कहेगा कि हम आपका नहीं सॉफ्टवेयर लेंगे, हमको 501 पे से स्टार्ट करना है। तो कहेगा नहीं, मेरे में तो 101 से जब भी होगा तो 101 से होगा। अगर हम दोनों अप्रोच को लेके साथ में चलें, ठीक है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। भैया तुम 101 से स्टार्ट करना चाहते हो उसी से हो जाएगा, 501 से स्टार्ट करना चाहते हो उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास के डेटा को सिमिलर या डिसिमिलर इनिशियलाइजेशन देने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स हमें जिस फंक्शन की जरूरत पड़ती है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। क्या पड़ती है? कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके। तो क्या ये अभी जो लिखे हैं वो कंस्ट्रक्टर है? नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन, पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है जिसका स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। क्लियर? ओके। क्लास के अंदर दो तरह के डेटा मेथड बिहेवियर होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। और जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट के द्वारा बाहर से कॉल होगा, हर बार होगा जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए इसका बिहेवियर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा। ये कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता। नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। हेलो सर, स्क्रीन शेयर किया है क्या सर? दिख नहीं रहा, इधर शो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें? सर रीज्वाइन कर रहे हैं, एक बार सर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कीजिए। ठीक है, तो जिसका क्वेश्चन था वो गायब हो गया।
उसी का क्वेश्चन था ना जो पूछ रहा था, यस सर। और गायब हो गया। रोल नंबर 6। ठीक है, कम टू द पॉइंट आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर में। तो जो कंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है, उसका इस्तेमाल वो एक स्पेशल फंक्शन है क्लास का। स्पेशल इसलिए है कि उसका नाम इनिट होता है, उसके पहले डबल अंडरस्कोर रहता है, उसके बाद भी डबल अंडरस्कोर होता है। ये हमेशा पब्लिक होता है, ये कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता है। ये प्री डिक्लेयर्ड फॉर्म में होता है। प्री डिक्लेयर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम फिक्स है, वो आप बदल नहीं सकते। डिफाइन क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसका जो बॉडी पार्ट है, जो इंस्ट्रक्शन पार्ट है, वो आप डिफाइन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको प्री डिक्लेयर्ड कहा, प्री डिफाइंड नहीं कहा। ठीक है, जबकि आप मीन मैक्स ऐसे फंक्शन यूज करते हैं, या स्ट्रिंग का जो मेथड यूज किया है, वो सब प्री डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि आप उसको डिफाइन नहीं करते हैं, आप उसको सीधे यूज करते हैं, और यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट को आप डिफाइन करते हैं, इसलिए ये आपके लिए एक प्री डिक्लेयर्ड फंक्शन है। क्लियर? यस सर। ओके, अब कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? तो सर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्लास के डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए करेंगे, और जो क्लास के डेटा इनिशियलाइज करेंगे उसके जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके द्वारा वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो सर कॉल कैसे होगा? क्योंकि फंक्शन मेथड तो कॉल करने पे कॉल होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कैसे कॉल होता है? तो जैसा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सर, ऑटोमेटिक। अब ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कॉल हो गया। तो सर एक ऑब्जेक्ट से कितनी बार कॉल होगा? तो सर एक ऑब्जेक्ट के बनने के साथ सिर्फ एक बार कॉल। ठीक है, बस वन टाइम। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से दोबारा हम कॉल नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस क्लास के हम 5 नए नए ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कितनी बार कॉल होगा? 5 बार। क्लियर? अब इस कंस्ट्रक्टर में जाके हम डायरेक्ट वैल्यू डाल दें x इज इक्वल टू 0, तब तो उसका 5 ऑब्जेक्ट बनेगा, सबके लिए x का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन कहता है कि कंस्ट्रक्टर सर पैरामीटराइज भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम पैरामीटर रख दें तो जो ऑब्जेक्ट हम जब बनाए उससे हम क्या इनिशियलाइज करना है हम वहीं पे भेज दें। ठीक है, तो कहता है कि जो भेज देंगे वो पैरामीटर से पास कर जाएगा, हम उसी से इनिशियलाइज कर लेंगे। तब तो सर पैरामीटर के हिसाब से तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इनिशियलाइजेशन रख सकते हैं। किसी की 101 की जरूरत है तो 101 दे देंगे, किसी को 501 की जरूरत है तो 501 दे देंगे। क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का और भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें पाइथन में फाइल हैंडलिंग का भी कंसेप्ट है। पाइथन जो है डेटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डाटा साइंस के लिए तो इसका बहुत वाइडली यूज हो रहा है। ठीक है, और डेटाबेसेस को ही ये सपोर्ट ना करे ऐसा कैसे हो सकता है? तो डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के साथ एक सर्टेन डाटाबेस जो है, ठीक है, ओके, एक सर्टेन, मान लीजिए डाटाबेस सबके लिए एक ही है, लेकिन सबका एक मेमोरी एरिया अलग अलग हो जाए ताकि सब अपने अपने तरीके से क्या कर सकें, काम कर सके। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए डेटाबेस या टेबल को ओपन करने का भी कमांड या फाइल को ओपन करने का भी कमांड हम किस में डाल सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अदर रिसोर्सेज है जो पाइथन से बाहर है, लेकिन पाइथन उन रिसोर्सेज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट बने वो रिसोर्सेज उनको मिल जाए, तो वो रिसोर्सेज मिलने का जो इंस्ट्रक्शन है वो हम किस में लिख देंगे? ठीक है, कंस्ट्रक्टर में राइट कर देंगे। ओके ओके, अब हुआ कि सर प्रोग्राम जब खत्म होगा तो चाहे आप एक ऑब्जेक्ट बनाए या 1000 ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के द्वारा एलोकेट किए गए मेमोरी, उसके द्वारा डाटा के लिए मेमोरी, उसके द्वारा मेथड के लिए मेमोरी, ठीक है, वो मेमोरी क्या होगा? क्या उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तो कहता है कि
जिस समय प्रोग्राम एंड होगा उस समय तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन पाइथन चूंकि गार्बेज कलेक्टर कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है, और गार्बेज कलेक्टर एक फीचर है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो ओएस के साथ भी होता है और लैंग्वेजेस के साथ भी होते हैं, लेकिन सारे लैंग्वेजेस के साथ नहीं होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस के साथ होते हैं। ओके, तो कहता है कि जैसे ही प्रोग्राम से आप ऑफ होंगे और पाइथन का जो गार्बेज कलेक्टर है वो जब एक्टिव होगा, तब उस प्रोग्राम के द्वारा जो एलोकेट किए गए मेमोरी है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। remove, तो सर जब हम क्लोज करेंगे बंद हो जाएगा, उसके बाद पाइथन एक्टिव होगा। क्या बंद करते समय हम इस गार्बेज कलेक्टर को खुद से एक्टिव ना करें? कहता है कर सकते हैं एक्टिव, ठीक है। तो जब हम एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, तो कहता है कि जब आप गार्बेज कलेक्टर को एक्टिव करते हैं तो वो उस समय एक स्पेशल फंक्शन को कॉल करता है जिसे आप डिस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? destructor. क्लियर? ओके। Yes, sir. तो टेक्निकली क्या है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के लिए, फाइल ओपनिंग के लिए, डेटाबेस ओपनिंग के लिए, टेबल ओपनिंग के लिए, रिसोर्स ओपनिंग के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टर से उसको क्लोज करने के लिए भी हम कर सकते हैं। Yes, sir. यानी प्रोग्राम शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर एक्टिव हुआ, रिसोर्स को ओपन किया, और जैसे ही प्रोग्राम से हम एंड करने गए डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है, वो जो रिसोर्स ओपन है उसको क्या कर दिया, Close. क्लोज कर दिया। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। सर नहीं बनाएंगे डिस्ट्रक्टर, छोड़ देंगे, क्या मेरा काम नहीं होगा? होगा, तब भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाइथन के पास क्या है, कौन गार्बेज Garbage कलेक्टर? collector. कलेक्टर। पाइथन के पास क्या है, गार्बेज कलेक्टर। लेकिन पाइथन इस गार्बेज कलेक्टर के साथ साथ आपको यह भी सहूलियत दे रहा है कि आप खुद से भी अगर आप क्लोज करना चाहें, यानी खुद से गार्बेज कलेक्टर को आप प्रोग्राम में ही एक्टिव करना चाहें, तो भी आप डिस्ट्रक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। और गार्बेज कलेक्टर कुछ नहीं करता है। जब भी गार्बेज कलेक्टर एक्टिव होगा वो डिस्ट्रक्टर के पास जाएगा। कहां जाएगा? डिस्ट्रक्टर के पास जाएगा। अगर आपने डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो जो आपने किया है उसके हिसाब से काम करेगा, और अगर डिस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा। हो सकता है कि उसको जो आपने रिसोर्सेज ओपन किया है उसकी जानकारी उसके पास नहीं है, तो हो सकता है वो मेमोरी वैसे ही बना रह जाए। बात आप समझ रहे हैं? तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब गार्बेज कलेक्टर काम करेगा तब उसे हटाएगा वहां पे, ठीक है। इसलिए इसमें एक फीचर दे दिया है कि गार्बेज कलेक्टर का भी कंसेप्ट है, और गार्बेज कलेक्टर जब भी एक्टिव होगा, कब एक्टिव होगा, जब आप प्रोग्राम एंड करेंगे, वो डिस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। किसको इन्वोक करेगा? डिस्ट्रक्टर। ठीक है। Sir, it is ओके, something similar to like free function, sir, which we use in C language. कौन फंक्शन? Free, sir, free. वो भी सर allocated memory को deallocate करता है ना, free. बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, लेकिन फ्री ऑटो मैकेनिज्म नहीं है। Yes, sir. उसको यूज करना पड़ता है सर। हाँ, और यहाँ मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट ना भी रखूं तब भी डिस्ट्रॉय होगा ही, ठीक है। ये तो आपके सहूलियत के लिए दे दिया है कि आप कंस्ट्रक्टर में बहुत सारा काम करेंगे। हो सकता है कि डिस्ट्रक्टर अगर गार्बेज कलेक्टर अगर किन्हीं चीजों को क्लोज करने में, ठीक है, नाकाफी रहा, ठीक है, तो आप उसको पूरा कर देंगे, इसलिए ये फीचर दे दिया। जरूरी थोड़ी है कि डिस्ट्रक्टर भी बनाया गया होगा तो कुछ चीजों को आइडेंटिफिकेशन के साथ बनाया गया होगा। भैया तुम वेरिएबल हटा दोगे, तुम फाइल खुला होगा तो हटा दोगे, तुम डाटाबेस खुला होगा तो हटा दोगे, लेकिन फोटोशॉप खुला होगा तो ये तुमको जानकारी नहीं है तो नहीं कर पाएगा। Yes, sir. ठीक है, अगर आप इसे मैनुअल डिस्ट्रक्टर को लेकर डिफाइन करते हैं तो आप मैनुअली फोटोशॉप ओपन किए हैं तो यहाँ पे फोटोशॉप को आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। फोटोशॉप का भी सर पाइथन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अरे ऐसे समझाने का ये तरीका है, ठीक है सर। रिसोर्सेज बोल रहा है ना, वैसे हो सकता है फोटोशॉप के भी फीचर को तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब करेंगे कैसे, इसमें आते हैं, कम टू द पॉइंट। कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास क्या है,
इनिट मेथड सर। ठीक है, ये पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों हो सकता है। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। जरूरत के हिसाब से दोनों हो सकता है। ये पब्लिक होगा हमेशा, क्या होगा ये पब्लिक। पब्लिक होगा। ठीक है, और इसी के अपोजिट में आपको कंसेप्ट मिलता है किसका, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर कैसे होगा सर, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नॉन पैरामीटराइज होता है। यस सर। जब आप प्रोग्राम से बाहर ही निकल रहे हैं तो पैरामीटर का क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं। यस सर। जब सबको डिस्ट्रॉय ही कर देना है तो अब वैल्यू किस लिए भेजेंगे आप, उसका क्या पर्पस होगा। ठीक है, तो ये अमूमन क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज। ओके, लेकिन ये ऐसे इन्वोक नहीं होगा, इसको इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होना होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय दो केस में होगा। ठीक है, जब पाइथन अपने से गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा तब डिस्ट्रॉय होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझिए, अपने से कब कॉल करेगा, जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड। And तो जब एंड ही हो जाएगा तो सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई काम हुआ या नहीं हुआ, हम सिर्फ समझ के रह जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि तब गार्बेज कलेक्टर जो काम करता है ना वो आप कीजिए। ठीक है, यानी आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कीजिए। ठीक है, यानी जो पाइथन का गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, वो कब करेगा, जब आप प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे, प्रोग्राम का लास्ट इंस्ट्रक्शन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो हमें कैसे पता चला कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वो रिसोर्सेज बंद हो गए। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं पता चला, हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं बाय बाय, तो हम तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि तो फिर वही काम आप कर दीजिए ना प्रोग्राम में। आप प्रोग्राम के अंत में, प्रोग्राम के खत्म होने से पहले उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आपका ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना होगा, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड डेल। और जैसे ही डेल करेंगे ये किसको कॉल कर लेगा, डिस्ट्रक्टर को। डिस्ट्रक्टर को। ठीक है, यस सर। ठीक है कि ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है। सर। ये ब्रैकेट नहीं होता है, सीधे डेल ऑब्जेक्ट, कमांड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली एक देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा हम लोग को समझ में आ जाएगा। कोई भी नाम से क्लास बना लीजिए, एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही समझने के लिए इसमें लिख देते हैं हेलो। ठीक है, और फिर एक बना देते हैं क्या, डेल। ठीक है, इसमें तो नहीं होगा, और इसमें क्या लिख देते हैं, बाय। ठीक, सेल्फ तो होगा ना जी,
डिस्ट्रक्ट करते समय भी तो हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। सेल्फ होगा, पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ इज नॉट अ पैरामीटर, काउंटेड सेल्फ काउंटेड पैरामीटर नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी पूछेगी टोटल पैरामीटर कितने हैं? 3। हाँ ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, हम एक ए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या आएगा? हेलो आ जाएगा, यस सर। ठीक। हम बी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या आ जाएगा? हेलो। हेलो। हेलो आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं? डेल। ए, अब फिर डेल बी, बी। क्या आ जाएगा? बाय डेल ए बाय। करेंगे तो आ जाएगा बाय, और डेल बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय बाय। क्लियर? ऑब्जेक्ट भी वैनिश हो गया, गार्बेज कलेक्टर का भी काम हो गया, प्रोग्राम से बाहर भी निकल निकल गया। गया। अब इसको देखिए रन करा के। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके, तो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस अबाउट द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर पब्लिक होगा, डिस्ट्रक्टर भी हर ऑब्जेक्ट के साथ एक ही बार कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर का नाम डेल होगा, यहाँ पे दूसरे लैंग्वेजेस में अलग है, वहां पे सेम नाम से होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिट के नाम से, डिस्ट्रक्टर डेल के नाम से। कंस्ट्रक्टर के पहले डबल अंडरस्कोर, बाद में डबल अंडरस्कोर, ठीक है। डेल के पहले भी डबल अंडरस्कोर, बाद में भी डबल डबल अंडर। अंडरस्कोर, ठीक है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. ये डेल अलग है, ये डेल अलग है, ये डेल कमांड है। क्या है? कमांड, वो वाला Command। डिस्ट्रक्टर है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डिलीट करने के लिए, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके, हेलो सर, क्यों थोड़ा इसको सर? ड्रैग करके साइड में कर दीजिए सर, ताकि आउटपुट स्क्रीन भी सर देखो। थैंक यू। हो गया। Yes, sir. ओके, तो ये दोनों देख लीजिएगा। इसको अब रिमूव करते हैं। एक कंसेप्ट और है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। मिटा दे इसको। यस। Yes, sir. इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको अगर अपने लेवल से कुछ क्वेरी करना है तो कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, बस जो है सो यही है, बाकी तो यूज है। अब आप इसका यूज हेलो हाई के लिए इस्तेमाल करें, फाइल ओपन फाइल क्लोज के लिए इस्तेमाल करें, डेटाबेस ओपन डेटाबेस क्लोज के लिए इस्तेमाल करें, तो ये सब चीजें तो जब जानिएगा तब ना आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन Yes, sir. अगर आप समझ गए कि हेलो बाय यहाँ पे किया जा सकता है, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ भी किया जा सकता है। समझ गए? यानी अगर हम रिसोर्सेज उसमें ओपन करेंगे तो इसमें रिसोर्सेज क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि भैया हमने चीजों को कंप्लीट किया। हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे फाइल ओपन, यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे? फाइल क्लोज। तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, फाइल भी क्या हो गया? बंद हो गया। ओके, लेकिन अगर हम इसका ना बनाएं और डायरेक्ट छोड़ दे बिना डेल किए हुए, तब भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम ये वाला लाइन हटा दें, ये दोनों लाइन हटा दें, ठीक है, तब भी प्रोग्राम जब एंड होगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे। किसके द्वारा? गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। कलेक्टर ऑफ पाइथन। लेकिन वो पाइथन प्रोग्राम के एंड होने के बाद गार्बेज कलेक्टर को भेजेगा कि जाओ और एबी को क्या करो? रिमूव करो। तब भेजेगा। प्रोग्राम जब एंड हो जाएगा उसके बाद वो गार्बेज कलेक्टर को भेजेगा।
तो उसके बाद तो हमें तो कुछ नहीं ना पता चला कि डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय में वो फाइल जो हमने क्लोज किया वो क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस यस सर। सर। पता चले इसके लिए मुझे मैनुअली क्या करना होगा, कलेक्टर को इन्वोक करना होगा, और मैनुअली इन्वोक करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। और पाइथन कहता है कीजिए, जैसे आप डेल ए कीजिएगा, गार्बेज कलेक्टर इन्वोक, डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। डेल बी कीजिएगा, गार्बेज कलेक्टर इन्वोक, डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। उसमें जो आप मैसेज दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है, तब आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। यानी जब तक ये दोनों काम नहीं होगा आपके प्रोग्राम को एंड नहीं करने देगा। क्लियर? यस सर। यस सर। प्रोग्राम की एंडिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे ना होगी प्रोग्राम की एंडिंग, यहाँ पे थोड़ी हम प्रोग्राम की एंडिंग कहेंगे। उस लाइन का एग्जीक्यूशन के बाद होगा सर। ठीक है, ओके, तो ये आप नोट कर लिए? या कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट मिल जा रहा है हमको, डिलीट बिल्कुल। ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहे हैं तो। अरे भाई नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा। जब तुम ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीजें फैसिलिटीज को ओपन करोगे कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, ओके, हो सकता है कि किसी को तुम पैरामीटराइज बना के कह दो, किसी में फाइल नेम ये बोलेगा हमको XYZ फाइल नेम खोलिए, और अगला वाला बोलेगा नहीं MNP फाइल नेम खोलिए। सबके लिए अलग अलग फाइल नेम खुला होगा भैया, तो खुला होगा तो उसको जब उसका काम खत्म होगा तो वो फाइल बंद भी तो हो जाना चाहिए। ऐसा तो सैकड़ों फाइल खुल जाएगा अगर सैकड़ों ऑब्जेक्ट बनाए तो, ठीक है, तो सब तो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो नियमतः प्रोग्राम एंड हो तो वो मेमोरी क्या हो जाना चाहिए, डीएलोकेट। डीएलोकेट हो जाना चाहिए। साथ साथ हमको भी कंफर्म हो जाना चाहिए कि नहीं चीजें बंद हो गई। ठीक है, हम एक मैसेज दे देंगे, ओके, हम एक निकलते समय एक मैसेज दे देंगे बाय, ठीक है, या कुछ भी, फाइल क्लोज, समझ गए? यस सर। ओके, तो ये आप लिख लिए। एक इसमें और को एक कंसेप्ट अभी अभी आया है, वो बता भी दिए थे लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से पूछना चाहते हैं। अगर हम एक फंक्शन बनाए डेफ शो, और इसमें लिख दे प्रिंट हेलो, और एक दूसरा फंक्शन बनाया डेफ डेस्क, और इसमें हम प्रिंट बाय लिखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कॉल हो जाए कौन, शो शो कॉल। वाला कैसे होगा? सेल्फ तो एक डॉट तो शो। तरीका बताया था कि ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यस सर। ठीक है, लेकिन ये सर सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है सर, जो कि वही क्लास को बिलोंग करता है। वही मतलब क्लास को रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, Yes, मतलब sir. ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यस सर। ठीक है, और जो भी जिस भी मेथड को हम कॉल करने वाले हैं वो क्लास का ही है। यस सर। तो बजाय ऑब्जेक्ट बनाने के अगर मैं सेल्फ डॉट शो लिख दूंगा तो क्या ये काम नहीं करेगा सर? करेगा सर। करेगा। ये मैं नहीं बताया था इसीलिए आपको ये बता दिया। नहीं? अच्छा, कुछ लिखे तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ना। टी डॉट किसको कॉल कर लेते हैं? डिस्क को, और डिस्क कॉल कर लेगा किसको, शो को। शो को पहले मिलेगा हेलो और फिर क्या मिलेगा, बाय। बाय। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं? नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। यहाँ तो मेथड्स भी कह सकते हैं सर। हाँ हाँ, मेथड से लिखना है, ठीक है, यस ओके। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट और आते हैं। एक मेथड होता है स्टैटिक मेथड। क्या होता है? स्टैटिक स्टैटिक मेथड। मेथड, ठीक है, डेटा भी स्टैटिक होता है, ओके, लेकिन अगर मेथड स्टैटिक हो जाए तो कहता है कि उसके अंदर आने वाले डेटा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, स्टैटिक ही हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग को स्टैटिक मेथड के बारे में समझना है कि आखिर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों हम करेंगे। हम किसी भी मेथड को किससे इन्वोक कर रहे हैं? टेस्ट। हम शो या डिस्प्ले को करना है तो किससे कॉल कर रहे हैं? इन्वोक करना है या कॉल करना? डॉट ऑपरेटर के साथ डॉट सर। अरे बाबा, किसके साथ कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से, तो सही, ऑब्जेक्ट से मतलब आपको एक बार करना है, 100 बार करना है, 100 ऑब्जेक्ट बनाइए, यस सर। अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाइए, जितनी बार कॉल करना है कीजिए, क्लास से इन्वोक हो जाएगा। क्या आ गया? पोजिशनल आर्बिट्रेज। अब ये क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि टेस्ट जो है सर वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सर, टेस्ट का, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया टेस्ट। है, जिस नाम का क्लास होगा उस नाम का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? यस सर, तो इसी वजह से नहीं बनने जाएगा। अच्छा, अरे भाई, हम ये लाइन लिखने का मतलब क्या हुआ? तुम क्या क्या बोल रहे हो? ये लाइन का मतलब हम क्या कह रहे हैं? क्या हम ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं? क्लास से सर। तो ये लाइन का मतलब यही ना आपको समझना है कि सर क्लास से आप डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, अब हमको समझना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, डिस्प्ले कहता है कि जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं, पिछले क्लासेस में बता दिए थे, सबका मेमोरी क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट। तो सर डेटा तो मेमोरी एलोकेट करता ही है, मेथड भी तो मेमोरी एलोकेट करता है, नहीं करेगा? मेथड Yes, sir. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, नहीं करेगा? मेमोरी वो भी तो लेगा। यस सर। तो सर ये शो और डिस्प्ले जो दो नाम का मेथड है, ठीक है, ये टी के लिए भी अलग मेमोरी बनाएगा, पी के लिए भी अलग मेमोरी बनाएगा, सबके लिए मेमोरी अलग बनाएगा। तो भैया Yes, हमको एक स्पेसिफिक मेमोरी को ना कॉल करना है। ठीक है, अगर हम क्लास से डिस्प लिखेंगे तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसके लिए, क्योंकि मेमोरी तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए बने हुए हैं। ठीक, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए या ऐसा हो जाए, ध्यान से समझिएगा, कि एक ही मेमोरी बने चाहे ऑब्जेक्ट आप कितना भी बनाए। ठीक है, एक ही मेमोरी बने और सिर्फ क्लास के लिए बने, चाहे उस क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्यों ना बनाए, अगर हम ऐसा कर दे तब वो इस क्लास नेम के द्वारा क्या हो जाएगा? वैलिड। क्या हो जाएगा? वैलिड। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? Yes, sir. लेकिन ऐसा करने के लिए कि कोई मेथड अपने सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी ना बना के क्लास के लिए सिर्फ एक ही मेमोरी बनाए, ठीक है, और वो क्लास से कॉल हो, ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है लेकिन वो क्लास से कॉल हो, इसके लिए उस मेथड को आपको स्टैटिक बनाना होगा। क्या बनाना होगा? स्टैटिक। स्टैटिक। क्या बनाना होगा? स्टैटिक। जब स्टैटिक बना दीजिएगा तब वो लाइन जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? रन। रन हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि स्टैटिक बनाएंगे कैसे। पहले तो इसको हटा देते हैं और हेलो बाय वाला ही कंसेप्ट रखते हैं। ठीक है, अब हमको क्लास के इस डिस्प्ले मेथड को क्या बनाना है? स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक बनाना है। तो इसके लिए आपको एक कीवर्ड इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, स्टैटिक बनाने के लिए @ उसको क्या बोलते हैं हम लोग? @ मैं बता रहा हूँ उसको, वो नाम भी दिया जाता है, क्या नाम है उसका? डेकोरेटर कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? डेकोरेटर। कई तरह के मिलेंगे, आगे हो सकता है और भी तरह के डेकोरेटर मिले।
ठीक है, हम जो डेकोरेटर यूज कर रहे हैं अभी, दिस डेकोरेटर इज यूज फॉर मेकिंग अ मेथड एज अ स्टैटिक Static. मेथड, एंड एवरी डेकोरेटर, ठीक है, स्टार्ट विद द एट द रेट। किससे स्टार्ट होता है? At एट the द रेट। rate. हाँ, डेकोरेटर का पर्पस अलग अलग है तो उनका नाम भी क्या होगा? अलग अलग। इफ यू वांट टू मेक दिस डिस्प्ले मेथड as a static method, then we have to write the static decorator here like a at the rate static method. If we put this decorator, the display will be a static method. और अब ये लाइन जो एरर आ रहा था, ये क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा। रन कराए? Yes. Yes, sir. अभी भी आ रहा है। अच्छा, सॉरी जब किसी भी मेथड को अगर आप स्टैटिक बनाते हैं तो उसमें सेल्फ भी क्या हो जाता है? Remove. क्योंकि ये तो अब तो ग्लोबली ऑब्वियस हो गया ये कि अब ये मेथड किसका है? क्लास का है। किससे कॉल होगा? क्लास से कॉल क्लास होगा। ही से कॉल हो ठीक जाएगा। है, तो इसमें सेल्फ नहीं आता है। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं होता नहीं है। होता। ठीक है, ठीक है। स्टैटिक मेथड हैज नो सेल्फ पैरामीटर, बिना सेल्फ के होगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये स्टैटिक बनाने का तरीका होता है। इससे फायदा ये हो गया कि अब ऑब्जेक्ट आप चाहे 1000 क्यों ना बनाए, आप टी बनाए, पी बनाए, क्यू बनाए, ये एक ही कॉपी बना। कितना कॉपी बना? एक 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 ही। लेकिन ये 100 कितना कॉपी बना? जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उतना कॉपी, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उतना कॉपी। मान लीजिए कि मैं टी के बाद यहाँ पे एक और बना दूं, टी इज इक्वल टू टेस्ट कर दूं, तो कोई पूछे कि 100 का कितना कॉपी बनेगा, तो सर 2 ऑब्जेक्ट है, 2 कॉपी, एक टी के लिए और एक ठीक है लिए P के पी के लिए। लिए। सर डिस्प्ले का कितना कॉपी बनेगा? तो सर एक 2 ही copy, ऑब्जेक्ट हजारों हो, उससे क्या मतलब है सर? पूरे क्लास के लिए एक कॉपी। ठीक है, ये सर शो नॉर्मल मेथड है, तो ये कॉल होगा ऑब्जेक्ट से, जैसे टी डॉट शो, वैसे पी डॉट क्या शो। लेकिन डिस्प्ले तो सर स्टैटिक मेथड है, तो ये तो कॉल होगा किस नाम से? क्लास के नाम से। तो यहाँ पे क्लास लिखिए। Test. ओके, मेमोरी बचा ले रहे सर ऐसा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए है ही। ठीक है, लेकिन सारा काम इसी से निकले ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ काम निकलेगा, तो जहां पे भी कुछ निकलेगा उसको स्टैटिक बना देंगे, मेमोरी बचाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि एक बैंक से एसबीआई बनाया, यूनियन बैंक ऑफ बनाया, बैंक ऑफ इंडिया बनाया, सबको कहेंगे एक ही मेमोरी को सब तुम यूज करो। तो पता चलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिट किया, बैंक ऑफ इंडिया उसको क्या कर लिया? निकाल लिया। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने क्या निकाला, क्या नहीं समझे। Yes. वहां हमको क्या चाहिए? सेपरेशन चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करेंगे, भैया सबका मेमोरी अलग अलग, तो वो नॉर्मल मेथड बनाएंगे वहां पे। लेकिन जहां पे सबका कॉमन रखना है, ठीक है, तो वहां के लिए हम क्या कर लेंगे? स्टैटिक कर लेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कॉलिंग स्टैटिक मेथड। ओके, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा इनहेरिटेंस जो टर्म है उस पर चर्चा करते हैं। एंड इसके पहले विनायक ऑलरेडी एक वर्ड हमसे पूछ चुका था, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी के बारे में। और ये कोड रीयूजेबिलिटी हमको जब भी मिलेगा वो इनहेरिटेंस फीचर से ही मिलेगा। अब इनहेरिटेंस एक्चुअली पाइथन का कोई अपना फीचर है नहीं, ये उप्स का अपना फीचर है। फीचर जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये जितनी भी बात की है ये सब उप्स का फीचर है, जो जो जितने भी लैंग्वेजेस होंगे सब में मिलेंगे। हाँ, लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं।
तो इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है, ठीक है, और इनहेरिटेंस हमको कोड रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और कहता है कि अगर एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस आप बना रहे हैं और एक क्लास आप डिफाइन कर रहे हैं और दूसरे क्लास में आपको लगता है कि उसके डेटा और मेथड को रीयूज करना है, तो एक सिंपल तरीका है कि भाई एक क्लास बना लिए, दूसरा बना रहे हैं तो उसी क्लास के इंस्ट्रक्शन को दोबारा लिख दीजिए। सर क्यों करें हम, एक ही प्रोग्राम एक ही पैकेज में है तो हम एक ही चीज के लिए मेहनत दो बार क्यों करें, हमको ऐसा फीचर मिले। कहता है कि बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोड रीयूजेबिलिटी में एक रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि पब्लिक वाला चीज तो हम रीयूजेबिलिटी करा देंगे, प्राइवेट वाला कैसे कराएंगे, वो हम करा भी नहीं सकते, और करा देंगे तो फिर उसका मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं समझे? यानी जब हम कोड रीयूजेबिलिटी कराएंगे तो एक क्लास अपने जितने भी नॉन प्राइवेट डेटा है, मेथड है, उस सबको तो कोड रीयूजेबिलिटी में तो शामिल करेगा, लेकिन जो प्राइवेट डेटा मेथड है उसको कोड रीयूजेबिलिटी में शामिल नहीं करेगा। इसका मतलब हम उनको इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर प्राइवेट का मतलब खत्म हो जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक्चुअली फीचर है, ये तो प्रैक्टिकल नेचर है जो आपको बताया गया है। और इनहेरिटेंस टॉपिक इसलिए दिया गया है, जहां तक इनहेरिटेंस का अगर हिंदी वर्ड देखा जाए तो इसमें कुछ उत्तराधिकारी ऐसे करके कुछ कुछ लिखा रहता है। और मेरे को जब भी कोई उत्तराधिकारी बोलता है तो मेरे दिमाग में राजा राजकुमार वाला सीन आ जाता है। बहुत सारी फिल्में मैं देखा था, ठीक है, Yes, sir. तो मैं देखता था कि राजा हटता था तो राजकुमार राजा बन जाता, ठीक है। तो भैया मैं तब सोचता था कि राजकुमार क्या कर रहा है राजा के साथ, वो तो उसका बच्चा है। तो मैंने कहा कि भाई राजा जो राज कर रहा है, राजपाट जो देख रहा है, राजकुमार उसको फॉलो अप कर रहा है। तो इसका मतलब कि राजकुमार में तो डबल प्रॉपर्टी बन रहा है, एक तो उसका खुद का प्रॉपर्टी है, अब प्लस वो एक राजा को देख के भी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी गेन कर रहा है। इसको Gain बोलते कर हैं रहा है। इनहेरिटेंस। इसी को क्या बोलते हैं, Inheritance. इनहेरिटेंस। यानी बेटे के पास खुद का प्रॉपर्टी है प्लस बाप का भी प्रॉपर्टी उसके पास क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है, ठीक है। तो डबल इम्पैक्ट हो गया। Yes. ओके, यही फीचर क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। लेकिन इसमें बेटे का बाप का जो प्रॉपर्टीज है, पेरेंट का जो प्रॉपर्टीज है, वो बेटे को मिलता है, ठीक है। ओके, वो चाइल्ड को मिलता है। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यस सर। चाइल्ड का प्रॉपर्टी पेरेंट के पास नहीं नहीं लौटता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे वहां वही बात ट्रू है, वैसे यहाँ पे भी वही बात सही है। तो जो हम इनहेरिटेंस फीचर यूज करेंगे, इसमें प्रोग्राम के अंदर कम से कम 2 क्लासेस होंगे, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने क्लासेस होंगे, मिनिमम 2 होंगे। और इनहेरिटेंस के माध्यम से हम उन 2 क्लासेस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, और ये रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड का होगा, जहां पेरेंट अपने जितने भी नॉन प्राइवेट डेटा और मेथड है वो चाइल्ड को प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब कि चाइल्ड के पास खुद का प्रॉपर्टी यानी डेटा मेथड जो है वो भी रहेगा, प्लस वो पेरेंट का भी डेटा मेथड उसके पास क्या हो गया, रीयूज हो गया, ठीक है। तो उसका पावर क्या हो गया, डबल। कोड रीयूजेबिलिटी भी हो गया, यानी चाइल्ड में पेरेंट को हमने क्या करा दिया, कॉल कोड रीयूजेबिलिटी करा दिया, बिना लिखे उसको क्या हो जाएगा, यूडी यूज करा लिया। पॉइंट क्लियर, ठीक है। Yes, sir. सिर्फ एक ही चीज नहीं होगा कि पेरेंट में अगर कोई प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट मेथड है, वो इनहेरिट नहीं नहीं हो होगा, पाएगा। ठीक है। पेरेंट में अगर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन चाइल्ड चाहे तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को अपने कंस्ट्रक्टर के द्वारा कॉल कर कर सकता है, इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस का एक इंट्रोडक्शन। इनहेरिटेंस में कई टाइप होते हैं, क्योंकि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। वैसे अगर कैटेगराइज किया जाए तो 2 कैटेगरी निकलता है, एक बोला जाता है सिंगल इनहेरिटेंस और एक को बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस।
जब हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड होता है। पेरेंट को यहाँ पे बेस बोलते हैं और चाइल्ड को यहाँ पे ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव। फाइव। पेरेंट को क्या बोलते हैं? बेस। चाइल्ड को ड्राइव बोलते हैं। अगर आप पेरेंट चाइल्ड भी बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर चीज जानना चाहिए। तो बेस और ड्राइव एक सूटेबल वर्ड है इनहेरिटेंस के साथ। ठीक है, तो पेरेंट इज नोन एज बेस वेयर एज चाइल्ड इज नोन एज डेराइव। क्लियर? तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसमें इनहेरिटेंस हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक ही बेस है, एक ही ड्राइव, एक ही पेरेंट है, एक ही चाइल्ड है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में कहता है कि नहीं, ठीक है, एक से ज्यादा पेरेंट्स लेकिन चाइल्ड एक ही। ठीक है, क्लास हैविंग, ठीक है, मोर देन 2 क्लासेस, ठीक है, वेयर, ठीक है, देयर इज अ 1 चाइल्ड क्लास एंड दैट हैविंग मोर पेरेंट क्लासेस। यानी एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस हो और एक चाइल्ड क्लास हो, यानी एक से ज्यादा बेसेस हो और उसके एक ही क्या हो? ड्राइव। ठीक है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मेनी बेसेस, वन ड्राइव। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? 1 बेस, 1 ड्राइव। वन ड्राइव। क्लियर? अब इस दो को लेके और भी कई तरह के इनहेरिटेंस के टाइप्स दे दिए गए, जिसमें आपका मल्टी लेवल हो गया, यानी जो पेरेंट है वो चाइल्ड बने, वो चाइल्ड के साथ लिंक है, तो चाइल्ड भी तो सर पेरेंट बनेगा, तो उसका भी तो चाइल्ड हो सकता है। यानी पेरेंट चाइल्ड, फिर पेरेंट चाइल्ड, फिर पेरेंट चाइल्ड, तो एक लेबलिंग बनता जा रहा है ना। पेरेंट चाइल्ड एक लेवल, फिर पेरेंट चाइल्ड दूसरा लेवल, तो इसको नाम दे दिया गया क्या? मल्टी लेवल। हालांकि देखा जाए तो ये भी सिंगल ही है, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, तो सिंगल ही ना है। ठीक है, लेकिन चूंकि मोर देन 1 लेवल पे ये फॉलो हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? मल्टी लेवल। ठीक है सर, हेरारिकल भी तो हो सकता है। ठीक है, हेरारिकल नहीं हो सकता है। एक पेरेंट, उसके 3 चाइल्ड, तो भैया पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, तीनों एक साथ थोड़ी जुड़ा हुआ है। जब वो पेरेंट जो होगा अपने एक चाइल्ड से जुड़ेगा तो उस समय उसी चाइल्ड से जुड़ेगा। तो पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, यानी एक पेरेंट के अगर 3 चाइल्ड है, ठीक है, तो वो एट ए टाइम 1 by 1 लिंक हो रहा है। पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, यहां भी सिंगल का कंसेप्ट मिल रहा है, लेकिन ये हेरिडिटी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे भी जो चाइल्ड बना है वो फिर अगले 2 का क्या बन सकता है? पेरेंट बन सकता है। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। जैसे ये हुआ पेरेंट और ये हुआ चाइल्ड, ये हो गया सिंगल, हो गया। और ये हो गया पेरेंट, ये भी हो गया पेरेंट, और ये भी हो गया पेरेंट, और ये हो गया उसका चाइल्ड। ये क्या हो गया? मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 2 बेसिक कैटेगरीज है। ओके, अब इसी 2 से बनाया गया। अब ये कहता है कि भैया जो पेरेंट है उसका जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड भी तो फिर पेरेंट बनेगा, उसका फिर क्या आ जाएगा? चाइल्ड। तो सर, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस 2 लेवल पर ना काम किया, एक लेवल ये हुआ और एक लेवल ये हो गया। मल्टी लेवल ठीक है, इनहेरिटेंस। इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है एक पेरेंट है, इसके 3 चाइल्ड है। नहीं हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, तो सर रिलेशन तो 1 to 1 ही ना है। ठीक है, ये इससे थोड़ी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड सिंगल, पेरेंट चाइल्ड सिंगल, पेरेंट चाइल्ड सिंगल, लेकिन है इसको हेरिडिटी के फॉर्म में ना है। ठीक है, आगे चाइल्ड के भी क्या हो जाएंगे? 2 चाइल्ड बन जाएगा ना। यस सर। ये भी तो सिंगल ही ना हुआ, ये भी तो सिंगल ही हो गया, ये पेरेंट बन गया, तो ये भी तो सिंगल सिंगल हो गया। लेकिन इसको हम लोग सिंगल ना बोल के क्या बोलेंगे? हेरारिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। समझ गए? तो ये कुछ टाइप्स हैं जो निकल के आते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन मेनली इसमें जो जानने योग्य चीजें हैं वो क्या है? सिंगल और
मल्टीपल, ये दो बेसिक कैटेगरीज हैं इसके। क्लियर? Yes, sir.